नमस्कार दोस्तों। आज हम परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 9th के साइंस का जो 4th चैप्टर है उसमें परमाणु मॉडल है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्लास 9th में परमाणु मॉडल 3 परमाणु मॉडल दिए गए हैं। पहला परमाणु मॉडल दिया गया है थॉम्सन का परमाणु मॉडल, थॉम्सन का परमाणु मॉडल। और दूसरा जो है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दिया गया है। तीसरा जो है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो ये क्लास 9th के साइंस में हमें 3 मॉडल्स पढ़ने हैं। थॉम्सन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो हम एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम थॉम्सन का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। तो देखते हैं थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या होता है। इसके हेडिंग को लिखते हैं। पहला, थॉम्सन का परमाणु मॉडल, थॉम्सन परमाणु मॉडल। इस मॉडल को जो है एक और नाम से जाना जाता है तरबूज का मॉडल, तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और एक और नाम से इसे भी जाना जाता है प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो आप जो है थॉम्सन के परमाणु मॉडल को इतने नामों से जाने जाते हैं। एक तो थॉम्सन के नाम से उनका मॉडल, और एक तरबूज मॉडल, दूसरा जो है प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है हम पढ़ेंगे। तो थॉम्सन ने क्या कहा? थॉम्सन ने परमाणु के बारे में कहा कि परमाणु जो है एक धनावेशित गोला है। परमाणु जो है एक धनावेशित गोला है, एक धनावेशित गोला है, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉन जो है धंसे हुए होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से धंसे होते हैं जैसे कि तरबूज में तरबूज के बीज धंसे हुए होते हैं। ये जो है थॉम्सन ने अपने मॉडल में बताया। इन्होंने क्या बताया? थॉम्सन ने कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस प्रकार से धंसे हुए हैं कि जैसे तरबूज में तरबूज के बीज धंसे हुए होते हैं। इन्होंने पहला पॉइंट ये दिया। दूसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि परमाणु में जितना धनावेशित भाग है उतनी ही मात्रा में ऋणावेशित भाग भी है। अर्थात परमाणु में धनावेशित भाग और ऋणावेशित भाग दोनों बराबर मात्रा में उपस्थित हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि परमाणु जो है वो विद्युत रूप से क्या है? उदासीन है। ये जो है थॉम्सन का परमाणु मॉडल कहता है। इसको हम इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। पहला इन्होंने क्या कहा कि परमाणु जो है, परमाणु एक धनावेशित गोला है, धनावेशित गोला है, धनावेशित गोला है जिसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से धंसे हैं धंसे हुए हैं जैसे कि तरबूज में तरबूज के बीज, जैसे
जैसे कि तरबूज में तरबूज के बीज धसे हुए हैं या जैसे कि तरबूज में तरबूज के बीज धसे हुए हैं। इन्होंने पहला पॉइंट ये बताया। दूसरा जो इन्होंने कहा कि परमाणु में धनावेशित भाग तथा ऋणावेशित भाग बराबर मात्रा में उपस्थित हैं। बराबर मात्रा में उपस्थित हैं। इसलिए जो है परमाणु विद्युत उदासीन है। ये जो है थॉम्सन का परमाणु मॉडल कहता है। कि परमाणु जो है एक धनावेशित गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस प्रकार से धसे हैं जैसे कि तरबूज में तरबूज के बीज धसे हुए होते हैं, और परमाणु में धनावेशित भाग और ऋणावेशित भाग बराबर मात्रा में उपस्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परमाणु जो है विद्युत रूप से उदासीन है। यहाँ पर ये बात बताया गया। ये जो है जब सबसे पहले परमाणु के बारे में खोजा गया है तब वही ये जो है सबसे पहले परमाणु का जो मॉडल दिया गया था वो थॉम्सन ने दिया था। पहले तो आए थे डाल्टन ने बताया था सिद्धांत उसके बारे में, मॉडल जो है वो थॉम्सन ने बताया कि कुछ इस तरीके से परमाणु होता है। अब इनकी कुछ कमियां देखेंगे, इनकी क्या ड्रॉबैक है। तो थॉम्सन मॉडल की कमियां क्या हैं, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि क्या इसमें कमियां हैं। हम जानते हैं कि परमाणु जो होता है, जो हम इस समय जो जान रहे हैं परमाणु के बारे में, जो स्ट्रक्चर की परमाणु गोल होता है, उसके मध्य में जो है एक नाभिक होता है और उसके चारों ओर जो है इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से जो है चक्कर लगाते हैं। ये जो है परमाणु का स्ट्रक्चर हम लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन जब सबसे पहले ये परमाणु के बारे में बताया गया तो इस चीज़ के बारे में इन लोगों को नहीं पता था। थॉम्सन ने सबसे पहले यही इन्होंने एजम्पशन करके इन्होंने बताया था। तो इसका ड्रॉबैक आपको समझ में आ रहा है कि क्या क्या है। पहला इसमें क्या है ड्रॉबैक, कि परमाणु धनावेशित भाग जो है, परमाणु में धनावेशित भाग जो है वो पूरे परमाणु में फैला हुआ है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इसका, परमाणु में फैला हुआ है। ये सबसे बड़ा जो है थॉम्सन मॉडल की जो कमियां हैं उसमें सबसे बड़ा मॉडल है कि जो है धनावेशित भाग पूरे परमाणु में फैला हुआ है, पूरा एक धनावेशित गोला है। बल्कि हम लोग ये जानते हैं कि धनावेशित भाग जो होता है वो परमाणु के नाभिक में प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन जब इन्होंने खोजा था, जब इन्होंने मॉडल दिया था तो उस समय नाभिक की खोज नहीं कर पाए थे, ना ही प्रोटॉन की हुई थी, ना न्यूट्रॉन की, केवल इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ था। तो उस जो है समय की बात हम बता रहे हैं, तो उन्होंने पूरा बताया था। तो आपको कमी लग रहा है कि धनावेशित भाग जो है इन्होंने बताया कि पूरे परमाणु में होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है उसके नाभिक में प्रेजेंट होता है। तो ये कमी हो गई। दूसरा क्या कमी है कि इन्होंने नाभिक का कोई कंसेप्ट ही नहीं दिया इसमें।
मतलब इन्होंने नाभिक के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो थॉमसन ने नाभिक के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो ये सब जो है इसके ड्रॉबैक हैं। तो हमने थॉमसन के परमाणु मॉडल को देखा और उसकी कमियों को देखा। पहले क्या था थॉमसन का परमाणु मॉडल? उन्होंने कहा कि जो है परमाणु जो है वो एक धनावेशित गोला है और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है कुछ इस प्रकार से धसे होते हैं जैसे कि तरबूज के बीज धसे होते हैं। और इसी उदाहरण को लेने की वजह से इन्होंने इस परमाणु मॉडल को तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि ये तरबूज क्या कैसा होता है? तरबूज जो है यहाँ पर ऐसे काट के दिखाएं तो यहाँ पर दिखाएं कि इसमें से बीज जो है ऐसे से धसे हुए होते हैं और ये जो पूरा लाल वाला भाग होता है वो खाने वाला जो भाग होता है वो परमाणु के धनावेशित भाग को कंपेयर किया कि तरबूज में जो लाल वाला भाग है वो आप समझिए कि वो धनावेशित भाग है और जो बीज काले काले इसमें हैं वो जो है इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ इस तरीके से धसे हुए होते हैं। तो ये जो है थॉमसन ने बताया। परमाणु को तरबूज को लेकर परमाणु को जब इन्होंने डिस्क्राइब किया तो इसी आधार पे इनके मॉडल को तरबूज मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। हमने ये देखा। कमियां इनके मॉडल में क्या थी कि परमाणु में धनावेशित भाग पूरे परमाणु में फैला हुआ है और थॉमसन जो है नाभिक के बारे में कुछ बताए ही नहीं। ये जो है ये थॉमसन का परमाणु मॉडल है। इनके मॉडल को कुछ कमियां, इनमें मॉडल में बहुत ही कमियां थी। तो दूसरे वह साइंटिस्ट आए और उन्होंने जो है परमाणु के बारे में और प्रयोग किए और एक दूसरा जो है मॉडल इन्होंने दिया। वो कौन सा मॉडल है? रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसे मिटा दे रहे हैं। तो अब हम देखेंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो दूसरा हमारा है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसको जो है हम सौरग्रहीय परमाणु मॉडल के नाम से भी जानते हैं। सौरग्रहीय परमाणु मॉडल के नाम से जानते हैं। ये आप देख सकते हैं। तो इन्होंने इस मॉडल को दिया तो पहले इन्होंने एक प्रयोग किया। वो क्या प्रयोग था? स्वर्ण पत्र प्रयोग। ये क्या होता है इसको देखते हैं। इन्होंने रदरफोर्ड ने क्या किया? एक सोने की पतली पन्नी ली, सोने की बहुत पतली पन्नी ली। क्या लिए? सोने की पतली पन्नी लिया इन्होंने और इस पे जो है अल्फा कणों का बौछार कराया। ये अल्फा कण क्या है? तो अल्फा कण बता दें कि ये जो है एक धनावेशित कण होता है, एक धनावेशित कण होता है और इस पर इन्होंने जो है बौछार कराया। बम्बार्ड कराया कुछ इस तरीके से। तो इस पे इन्होंने बौछार कराया। तो इस प्रयोग से इन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। इस प्रयोग में इन्होंने कुछ देखा। वो क्या देखा? इन्होंने देखा कि इनका ऑब्जर्वेशन क्या था वो देखते हैं हम।
यहाँ पे लिखते हैं, सॉरी यहीं पे लिख देते हैं। ऑब्जर्वेशन इनका था, क्या ऑब्जर्वेशन था, इन्होंने कहा कि देखा अपने इस ऑब्जर्वेशन में कि लगभग अधिकांश अल्फा कण जो है, अधिकांश अल्फा कण इस सोने की पन्नी को आर पार करके सीधे निकल जाते हैं। मतलब पन्नी को आर पार करके सीधे अपने ही रास्ते में क्या होते हैं, निकल जाते हैं। इन्होंने ये देखा। दूसरा इन्होंने इनका ऑब्जर्वेशन इसमें ये था कि कुछ अल्फा कण जो है वो अपने मार्ग से विचलित हो जा रहे हैं, अपने मार्ग से विक्षेपित हो जा रहे हैं, अर्थात कहने का मतलब कि अपने मार्ग से भटक जा रहे हैं। और तीसरा इन्होंने देखा कि लगभग 20,000 अल्फा कण में से केवल एक अल्फा कण जो है जिस मार्ग से गया होता है उसी मार्ग से वापस आ जाता है। इन्होंने ये 3 ऑब्जर्वेशन जो है इसमें, इस प्रयोग में इन्होंने किया। इस प्रयोग में ये 3 चीज़ें जो है ऑब्जर्व की। क्या, उसे देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया, लिख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा कि अधिकांश अल्फा कण जो है, अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को आर पार करके अपने ही मार्ग में निकल गए। अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी आर पार करके अपने ही मार्ग में निकल गए या अपने ही मार्ग में सीधे निकल गए। निकल गए। इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन किया। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या देखा कि कुछ अल्फा कण जो है वो अपने मार्ग से जो है विचलित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण जो है अपने मार्ग से विक्षेपित का मतलब होता है मुड़ना या भटकना। अपने मार्ग से जो है विक्षेपित हो जाते हैं। इन्होंने ये देखा। तीसरा इनका ऑब्जर्वेशन इसमें था कि लगभग 10,000 अल्फा कणों में से एक अल्फा जो कण है वो अपन जिस मार्ग से गए थे उसी मार्ग से वापस आ गए। इन्होंने ये देखा। इनका ये ऑब्जर्वेशन था। तो इस ऑब्जर्वेशन से इनका निष्कर्ष क्या निकला उसको हम देखते हैं। इनका निष्कर्ष ये था क्या लिख दे रहे हैं, निष्कर्ष। इनका निष्कर्ष ये निकला कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पन्नी को आर पार करके निकल जा रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि इसका रिजल्ट है, इन्होंने बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है खाली है। क्यों खाली है? क्योंकि सोने की पन्नी पर जब हम अल्फा कण का जो है बौछार कराते हैं तो लगभग
बहुत सारे अल्फा कण जो है आर पार करके सीधे निकल जा रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि परमाणु में जो भी स्थान होगा वो खाली है, लगभग स्थान जो है, अधिकांश भाग जो है परमाणु का वो खाली है, इन्होंने ये बताया। तो इन्होंने यहाँ से निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। ये इन्होंने बताया। दूसरा ऑब्जर्वेशन इसमें क्या था कि कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाते हैं, अर्थात परमाणु की जो संरचना होती है वो क्या होती है, गोल होती है। इसका मतलब कि परमाणु यहाँ से आए तो सीधे निकल गए ऐसे ऐसे, लेकिन कुछ ऐसे भाग थे जहाँ पर परमाणु पहुँचा और वो अपने मार्ग से विक्षेपित हो गए, अर्थात ये वाला जो भाग है यहाँ पर जब परमाणु यहाँ से गया तो यहाँ से विक्षेपित हो गया, इस तरीके से जो है विक्षेपित हो गया। कुछ अल्फा कण अपने मार्ग से मुड़ गए, अपने ही मार्ग से जो है मुड़ गए। तो कहने का मतलब है कि परमाणु के मध्य में कुछ ऐसा भाग है, धनावेशित भाग है, क्योंकि अल्फा कण जो है वो धनावेशित भाग है और दो धन आवेशित कण जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, या दो ऋण आवेशित भाग। कहने का मतलब है कि यदि दो आवेश हैं समान प्रकृति के, यदि दो आवेश हैं तो आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, चाहे ये धन आवेश हो या ऋण आवेश हो। लेकिन यदि दो विपरीत प्रकार के आवेश होंगे जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और विपरीत आवेश जो होंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि अल्फा कण जो है, कुछ अल्फा कण जो है अपने मार्ग से विचलित हो जा रही है। तो यहाँ से परमाणु स्फेरिकल है तो एक जगह से तो हो नहीं रहा होगा तो सिमेट्रिकल रूप से होगा, इधर से भी होगा उधर से भी विचलित हो रहा होगा। तो ऐसा तो कुछ मध्य में कुछ ऐसा धनावेशित भाग है जिससे प्रतिकर्षित होकर जो है ये कण जो है अपने मार्ग को चेंज कर दे रहे हैं। कुछ तो परमाणु के बीच में मध्य में एक धनावेशित भाग है जो कि अल्फा कणों को विचलित कर दे रहा है, विक्षेपित कर दे रहा है। उसको इन्होंने नाभिक का नाम दिया। रदरफोर्ड ने उस बीच वाले स्थान को इन्होंने नाभिक का नाम दिया। इनका ये जो है ऑब्जर्वेशन से, ये दूसरे ऑब्जर्वेशन से यह निष्कर्ष इन्होंने निकाला। कहा कि परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग है। परमाणु का केंद्र धनावेशित है। धनावेशित है जिसे नाभिक कहते हैं, ये जो है इससे यह निष्कर्ष इन्होंने निकाला। तीसरा जो है इनका ऑब्जर्वेशन था कि लगभग 10,000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण जो है अपने ही मार्ग में वापस आ जाते हैं। अर्थात कुछ तो जैसे एक कण यहाँ पर आया और इस जो है अपने मार्ग में सेम उसी जिस मार्ग से आया था उसी मार्ग से वापस लौट गया। अर्थात कहने का मतलब है कि मध्य में तो कुछ धनावेशित भाग है, नाभिक इन्होंने बता दिया, लेकिन नाभिक में कुछ ऐसे मतलब इसमें इसका द्रव्यमान जो है इतना अधिक है कि इतना ये कठोर है कि अल्फा कण इस पर टकराने के बाद वापस आ जा रहे हैं। जैसे आप
गेंद को, बॉल को दीवार पे मारेंगे तो क्या होगा, तुरंत वापस आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, क्यों वापस आ जा रहा है, क्योंकि जो है गेंद से दीवार जो है गेंद की अपेक्षा कठोर है, तो उसके सरफेस पे टकराता है और वापस उसे फेंक देता है। ये जो है फिनोमिना होता है इसमें। तो सेम प्रोसेस इसमें भी हो रहा है। अल्फा कण जब इस पे आया तो नाभिक जो है बहुत ही कठोर था, जिसकी वजह से टकराया, और टकराने के बाद अगर डायरेक्ट उस पर लग गया तो टकराने के बाद अपने आप क्या हुआ, वापस चला गया। और इसके किनारे से अगर टकराता है तो अपना रास्ता चेंज कर दे रहा है। कुछ इस तरीके से इसमें जो है प्रक्रिया हो रही है। तो इन्होंने तीसरा निष्कर्ष दिया इन्होंने कि परमाणु का केंद्र में जो नाभिक है वो बहुत ही कठोर है, यानी परमाणु का नाभिक बहुत भारी है, और चौथा निष्कर्ष दिया कि इलेक्ट्रॉन, भाई इलेक्ट्रॉन तो पहले से खोजा गया था, तो इलेक्ट्रॉन का व्यवस्था कहाँ पर होगा। तो इन्होंने ये बताया कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वृत्ताकार कक्षा में जो है चक्कर लगाते रहते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो ये जो है हमें देखने को मिला कि ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अब इसे सौरग्रहीय परमाणु मॉडल क्यों कहा गया, तो आप देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का जो घूमने का तरीका है वो नाभिक के चारों ओर ऐसे सराउंडिंग में घूम रहा है। और यहाँ पर अगर आप ग्रह को देखोगे सूर्य के, तो हर ग्रह भी जो है वो सूर्य का भी जो है क्या कर रहा है, चक्कर लगाता है। जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी हुआ, बुध हुआ, शुक्र हुआ, सब क्या है, सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी नाभिक का चक्कर लगाता रहता है। तो इसी को आधार पर इन्होंने इसे एक्सप्लेन किया, तो इसे जो है सौरग्रहीय परमाणु मॉडल के नाम से जाना गया। अब जो है हम इनकी कमियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं इनकी कमियां क्या थी। इन्होंने जो ये चौथा पॉइंट इन्होंने बताया है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर जो है वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, बस यही कमियां हैं, उसे देखते हैं। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम इसे मिटा दे रहे हैं। इनकी कमियां क्या है उसे देखते हैं। इन्होंने बताया कमी क्या है। कमियां ये थी कि जो ये परमाणु है ये नाभिक है, और ये नाभिक है और इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ इस तरीके से जो है घूम रहा है, वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। इन्होंने एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्लांक। प्लांक के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा कि यदि कोई आवेशित कण त्वरित होगा तो वो ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। इस सिद्धांत के अनुसार ये इलेक्ट्रॉन एक वेग से चल रहा है,
इसमें ये इलेक्ट्रॉन जो है त्वरण है, त्वरित कर रहा है। क्यों त्वरित कर रहा है इसके बारे में देखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ये घूमेगा, यहाँ पर आप समझिएगा कि ये भाई वृत्ताकार कक्षा में चल रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो है एक समान गति से चल रहा है, नहीं, इसमें त्वरण उत्पन्न हो रहा है। त्वरण क्या होता है? त्वरण जो है एक सदिश राशि होती है। क्या होती है? एक सदिश राशि होती है जो कि दिशा इस पर डिपेंड करती है और प्लस इसका परिमाण, दोनों इसमें होता है। तो या तो सदिश राशि होने के लिए क्या होता है, दोनों जो है सेम होना चाहिए। मतलब त्वरण होने के लिए इसमें कोई में किसी भी चीज़ में अगर परिवर्तन हो जाए तो उस क्वांटिटी में जो है वेग में जो है परिवर्तन आ जाएगा, जिसके वजह से ये जो है त्वरण हो जाएगा, उसमें त्वरण प्रेजेंट हो जाएगा। त्वरण का बेसिकली मतलब क्या है कि वेग में परिवर्तन, वेग में यदि परिवर्तन हो जा रहा है तो आप समझिए कि उसमें त्वरण आ गया। तो यहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो ये वृत्ताकार कक्ष में चल रहा है एक समान गति से, लेकिन क्या वृत्ताकार कक्षा में चलने से क्या इनकी दिशाएं फिक्स है? नहीं, इस दिशा में ये इस दिशा में है, इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर पहुँचा तो इस दिशा में है, इलेक्ट्रॉन जब इधर है तो इस दिशा में है, इलेक्ट्रॉन जब इधर है तो ये इस दिशा में, इलेक्ट्रॉन जब इधर है तो ये इस दिशा में। देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ पर है उसी उसी दिशा में उसकी दिशाएं जो है इलेक्ट्रॉन का चेंज होता जा रहा है। जब दिशा चेंज होगा तो वेग में परिवर्तन है, और परिवर्तन है तो उसके कारण उसमें त्वरण उत्पन्न आ जाएगा। तो प्लांक का सिद्धांत यहाँ पर लागू हो रहा है कि यदि कोई आवेशित कण त्वरित हो रहा है तो वह ऊर्जा को रेडिएट करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन भी ऊर्जा को उत्सर्जित कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन की अपने एक समय आएगा कि उसकी ऊर्जा तो ख़त्म होगा ही होगा। अगर इनके सिद्धांत से चलें तो अगर इन्होंने जो बताया वो इलेक्ट्रॉन उसी तरीके से गति कर रहा है और उस पर क्या होगा कि ऊर्जा का इसमें क्या होगा, ख़त्म होगा, धीरे धीरे जो है ख़त्म होगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि ऐसे घूमते 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 इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे घूमते घूमते जो है एक समय ऐसा आएगा कि ये नाभिक में गिर जाएगा और ये जो है परमाणु के अस्तित्व को ही ख़त्म कर देगा। ये है रदरफोर्ड जो है ये चीज़ें जो है समझा नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने ये बताया ही नहीं कि परमाणु यदि वृत्ताकार कक्षा में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में यदि नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहेंगे तो उस समय प्लांक ने ये सिद्धांत दिया था कि यदि कोई चार्ज आवेशित कण जो है यदि त्वरित होगा तो वह जो है ऊर्जा को रेडिएट करता रहेगा। तो इसको इन्होंने ये अपने परमाणु में क्लियरिटी नहीं दे पाए थे रदरफोर्ड ने। तो उनके अगर इस सिद्धांत को लेकर मान कर चलें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊर्जा को ख़त्म करेगा और धीरे धीरे क्या होगा कि वो नाभिक में गिरकर नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में परमाणु जो होता है उसका अस्तित्व हमेशा बना रहता है, उसका स्थायित्व जो है हमेशा बना रहता है, वो कभी भी नाभिक में गिरकर नष्ट नहीं होता है। नाभिक इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में गिरने का मतलब समझ रहे हैं क्या है कि नाभिक पूरा परमाणु ही खत्म हो जाएगा। अर्थात यदि बाई चांस सपोज दैट मान लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन यदि नाभिक में गिर जाएगा तो होगा क्या कि बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। आप परमाणु बम के बारे में जानते होंगे। परमाणु बम कैसे काम करता है, उसके नाभिक में ऐसे बहुत सारे परमाणु होते हैं और उसके नाभिक में जो है इलेक्ट्रॉन को गिरा दिया जाता है और गिराने से कितना बड़ा धमाका होता है ये तो आप लोग भली भांति जानते होंगे। हिरोशिमा और नागासाकी पर ऐसा गिरा हुआ, अभी तक वो लोग जो है बहुत ज़्यादा उसके प्रभाव में अभी भी हैं लोग, तो बहुत खतरनाक होता है। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन को गिरने का मतलब बहुत बड़ा डेंजरस निशानी होता है। तो इस तरीके से जो है हमने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को देखा। अब जो है ये जो चीज़ें हैं इन्होंने
एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसी चीज़ को जो है एक्सप्लेन करने के लिए एक और मॉडल आया जो है नील बोर्स का परमाणु मॉडल। तो अब हम जो है नील बोर्स का परमाणु मॉडल देखेंगे। तो इसको मिटा दे रहे हैं। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल कहता है क्या, तो उसको हम तो अगला हमारा पॉइंट है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील बोर्स का परमाणु मॉडल। तो नील बोर ने बताया क्या कि जो परमाणु है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक होता है, और ये जो है परमाणु में ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए होते हैं। नील बोर ने बताया कि परमाणु नाभिक के बाहर एक निश्चित ऊर्जा की जो है कक्षाएं होती हैं। ऐसे निश्चित ऊर्जा की जो है कक्षा बनी होती है। ऐसे 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 जो है कक्षा बनी होती है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जो है बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इसमें जो है घूमते रहते हैं। कुछ इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन जो है इसमें घूमते रहते हैं। कुछ इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए। जो है ये परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहते हैं नाभिक के बाहर। इन्होंने नील बोर ने सबसे पहले ये बताया। दूसरा पॉइंट इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते समय किसी भी प्रकार का ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करते हैं, जो कि हमने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन जो भी चक्कर लगाते हैं वो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। तो हम इसे लिखते हैं तो अब हम पढ़ेंगे नील बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का अब हम पढ़ेंगे नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या होता है? इन्होंने कहा कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक वृत्ताकार कक्षा में जो है घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसे वृत्ताकार कक्षा में जो है घूमते रहते हैं। इन्होंने ये बताया, और ये बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहते ये ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए जो घूमते रहते हैं, क्योंकि हर एक कक्षा का हर एक जो ये गोल सा रिंग बना है इनकी ऊर्जा डिफाइन होती है। हर एक कक्षा की जो है ऊर्जा डिफाइन होती है। इन्होंने ये बताया। तो सबसे पहले पॉइंट हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते रहते हैं। दूसरा इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है
ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। और तीसरा पॉइंट जो है इनका जो है क्या है, उसको देखते हैं कि जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उन्हें कोश कहा जाता है। जिस कक्षा में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसी कक्षा को हम क्या कहते हैं, कोश। कोश कहा जाता है, जिसे हम यन से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल यन से। तो इसे लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूमता है उसे कोश कहते हैं। कोश या कह दें सेल कहते हैं। इसे जो है स्मॉल यन से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित जाता है। तो आप इस तरीके से, और हर एक कक्षा का अपना एक नाम दिया गया है। जैसे इसे प्रथम कक्षा, इसे द्वितीय, इसे तृतीय कक्षा। नाभिक से बाहर की ओर जाएंगे तो हमें प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा और तृतीय कक्षा का नाम दिया गया है। तो जैसे पहली कक्षा, इसको n बराबर 1। इसी तरह द्वितीय कक्षा जो है उसे n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। चतुर्थ कक्षा ये आपको देखने को मिल रहा होगा। इसको थोड़ा अच्छे से बना दें कि ये नाभिक है और इसमें जो है एक कक्षा, दो कक्षा, तीन कक्षा, और इसी में जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते होंगे। ऐसे घूमते रहते होंगे। बात यहाँ पर ऐसे बता दी है, रफली बता दी है। अभी इसमें ये मत कोई डाउट कीजिएगा कि ये कोर्स भरा ही नहीं, अगले कोर्स में आ गया, इसमें नहीं भरा। अरे भाई समझा रहे हैं, इसे समझिए। ये जो है n बराबर 1 पहला कोष, द्वितीय कोष, तृतीय और चतुर्थ कोष। इसी को इन्होंने k का नाम दिया। पहले कोष को इन्होंने k का नाम दिया, दूसरे को m का नाम दिया, तीसरे को n का नाम, दूसरे को इन्होंने l का नाम दिया, तीसरे को m का नाम दिया और चौथे को n का नाम दिया। तो इस तरीके से जो है हम इसको याद रखेंगे। बात है चौथा पॉइंट उन्होंने बताया कि हर एक कोष में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हर एक कोष में मैक्सिमम 2n² इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। यहाँ पर n क्या है, तो n जो है कोषों की संख्या है। ये जो कक्षा है इनकी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो हर एक कोष में देखेंगे, जैसे n बराबर 1 है, इसे कहते हैं k। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो देखो 2n² वैल्यू है, यहाँ पर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 2 इलेक्ट्रॉन। n बराबर 2 रखेंगे, l बराबर, तो हमें जो है इसका स्क्वायर करेंगे 4 बराबर 8 मिलेगा। इसी तरीके से हम 3, यहाँ है m, और जो है n की स्थान पे 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे आएगा 9, 9 में
2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 18। इसी तरीके से 4 लिखेंगे, 4 को कहे यन है, यन कोस है, और इसमें 2 और यन के स्थान पे 4 रखेंगे और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, 16 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा। अर्थात हर एक कोस में जो है 2 मतलब पहले कोस में 2 मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 18, चौथे में 32 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। और एक फैक्ट आप जान लीजिए कि हर एक कोस में जब पहले के कोस में जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जब भर जाएगा, जब ये के कोस पूरी तरह से भर जाएगा, तब आप जो है एम कोस में जो है यल कोस में जो है प्रवेश करेंगे। और जब यल कोस को हम 8 इलेक्ट्रॉन से पूरी तरह भर देंगे, ये पूरी तरह से जब भर जाएगा तब हम यम कोस में प्रवेश करेंगे। और जब यम कोस भी पूरी तरह से जब भर जाएगा तब हम यल कोस में प्रवेश करेंगे। तो इस तरीके से इस सीरीज को जो है हम अपनाएंगे। तो यहाँ तक तो हमने सीखा कि इसे इस तरीके से भरेंगे। तो ये होता है नील्स बोर का परमाणु मॉडल जो कि हमने सीखा। अब हम एक तत्व को उठाते हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा देते हैं, और वो एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिएगा। जैसे सोडियम को उठा लिए। सोडियम जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है 11, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 11। तो हम इसका परमाणु जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने वाले हैं, कुछ स्ट्रक्चर के नुमा करने वाले हैं। जैसे नाभिक है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, और इसके प्रथम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होंगे। प्रथम कक्षा क्या है के है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को जो है हम भर देंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भर दिए। अब हम जो है अगला कक्षा बनाएंगे, उसमें जो है कितनी इस ऑर्डर में चलेंगे। पहला कक्षा हमारा 2 इलेक्ट्रॉन भर गया क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन था, 11 में 2 निकाल दिए, 9 बचा। तो 9 बचा। अब इसमें पूरी तरह इसमें जो है मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और इसमें जो है हम 18 भर सकते हैं, और इसमें जो है हम 32 भर सकते हैं। तो मैक्सिमम 2 इसमें भर चुके। अब हम अगले कक्षा में आएंगे तो इसमें 8 है और बचा कितना है 9। तो हम 8 इलेक्ट्रॉन को पहले इसमें फिल कर दे रहे हैं। 8 के बाद जो बचेगा उसको अगले में मारेंगे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनों को दिखा दिया। अब अगले कोष में ये कोष भर गया, अब इस कोष में जाएंगे। तो इस कोष में जब जाएंगे तो ऐसे बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर, और देखेंगे कि इसमें 18 रह सकता है। कितना बचा है अभी 2 ये भर चुका है, 8 ये, 8 2 हो गया 10, 11 में से 10 निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है हम ईएम कोष में जो है भर देंगे। कुछ इस तरीके से जो है इसका स्ट्रक्चर सोडियम का होगा। अब इसका हम जो है ऐसे लिख लेंगे कि KLM। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने भरा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरा, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं बोर-बरी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये जो था परमाणु मॉडल। आई होप आपको यह मॉडल जो है समझ में आया होगा। और जो है यदि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो है कमेंट कीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।